बच्चों, लास्ट क्लास में ब्रेक के बाद हमने S1 स्टार्ट किया था. द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वाज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. पहला पैराग्राफ था कि अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है. मैंने बोला था अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू दी specific accounting principles and methods of applying those principles which are adopted by the entity in order to prepare and present the financial statements. ये मेरे बुक में पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा हुआ है. आप सभी जाएं पैरा 1 को रीड करें. होमवर्क का डाउट क्लियर करेंगे बच्चा. डायरेक्ट मैसेज में लिखो. पैरा 1 पढ़ लिए. जल्दी पढ़ो बेटा. पैरा 1 में 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं. हम लोगों ने डिस्कशन में 5वां भी पढ़ा था जो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली कंपनियों के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ पे लिख के नहीं दिया मैंने. बट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड द नेम वाज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. अब जो हम अगला बात बोल रहे हैं आपसे, मैं स्टार्ट करूं? गुड. अब ध्यान दो. देखो, लास्ट क्लास में जब मैं बात कर रहा था ना आप लोगों से, तो मैंने आपको बोला ये देखो रिलायंस का 15-17 अकाउंटिंग पॉलिसीज है. किसी ने बात की मेरे से तो मैंने बोला मेरा 7 या 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज है. इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है बताओ? कि किसी का कम और किसी का ज्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकता है. ऑब्वियसली इनका बिजनेस इतना बड़ा है, इतना सारा बिजनेसेस है, हर बिजनेस का अलग अलग टाइप से इनका रेवेन्यू आता है, खर्चा होता है. तो इन लोगों के यहाँ, इनके यहाँ मतलब किनके यहाँ, रिलायंस के यहाँ ज़्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज का ज़रूरत पड़ेगा. मेरा कम अकाउंटिंग पॉलिसीज का ज़रूरत पड़ेगा. तो मेरे यहाँ कम है, इनके यहाँ पे ज़्यादा है. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात बोलना है बेटा कि डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करती हैं. डिफरेंट टाइप का उनका बिजनेसेस होता है, डिफरेंट टाइप से उनके रेवेन्यूज आते हैं, डिफरेंट टाइप से उनके एसेट यूज होते हैं. तो ऑब्वियसली उनका अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट होगा ही होगा. यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ रियल इस्टेट कंपनी एंड ए पेट्रोलियम कंपनी टू हैव सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज. 2 बच्चा सिमिलर टाइप का कपड़ा नहीं पहनता यार. कोई जींस टी शर्ट पहनता है, कोई फॉर्मल पहनता है, कोई गोल गला का पहनता है राउंड नेक, कोई कॉलर वाला टी शर्ट पहनता है, कोई कैसा पहनता है. पर गोल क्या है? अच्छा दिखना और शरीर ढक जाना. ये दोनों गोल है, एक नहीं, दोनों गोल है. ट्रू एंड फेयर ना. बोला नहीं एक ही गोल चुनना है. बोला कोई सा भी एक ठो. बोला शरीर ढक जाना इज द गोल. सुंदर लगने के लिए कपड़ा नहीं पहनते. बोलिए फालतू बात खाली ना. हम तो सुंदर लगने के लिए पहनते हैं ना. ना क्योंकि ऐसे तो लगेंगे नहीं, कपड़े से लगेंगे ना. ना बस एक बार. हाँ बेटा जरूर पूछ सकते, थोड़ा सा वेट कर मेरे बच्चे. तो मैं क्या बोल रहा था कि 2 डिफरेंट टाइप के बिजनेस में काम करने वाली कंपनियां, 2 डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करने वाले बिजनेसमैन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. इवन अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना 29 ठो, मैं 29 बोल रहा हूँ, 27 ही एप्लीकेबल है. जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो लोग भी कभी नहीं बोलता कि आप लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो. हेलो सुदर्शन, यू फॉलो व्हाट रिलायंस फॉलोज. नहीं, वो लोग नहीं बोलता मेरे को. लेकिन ना दोनों को एक बात बोलता है, मेरे को भी और रिलायंस को भी.
कि डू वट एवर यू कैन डू टू ब्रिंग ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके ट्रू एंड फेयर व्यू ला के दो, वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके ट्रू एंड फेयर व्यू ला करके देगा। गोल दोनों का एक है कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना है। और मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में क्या बोला था, मेरा डेफिनेशन क्या था, जो जितना है उसको उतना बताओ और जो जैसा है उसको वैसा बताओ, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। यस और नो? इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढंग से फॉलो कर लो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और क्या बोलता है, फेथफुल प्रेजेंटेशन कर दो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत दो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। प्रूडेंट बनो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। मटीरियल बातों को बता दो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। तो अच्छा से रिफाइन करके भी बात बताया गया है और एक मेरा स्टाइल से भी बात बताया गया है। बात सेम है कि रिलायंस विल सेलेक्ट इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आई विल सेलेक्ट माई अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर जानते हो, इंस्टीट्यूट ने एक पैरा बनाया और उस पैरा में ना उन्होंने 7-8 एग्जाम्पल दिया। रदर एग्जाम्पल तो मैं क्या बोलूं, 7-8 प्लेसेस बताया जहां पे लोग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं। और बोला डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो जिससे आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू लाए। तो डिफरेंट पॉलिसी फॉलो करके अगर आपका ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है तो आप वो काम करो, कोई दूसरा पॉलिसी फॉलो करके उसका ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है, वो अगला वो काम करे। तुम अपना अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर दो, वो अपना अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर देगा, लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से समझ पाएंगे। सो क्लोज करता हूं मैं मेरे बुक का पैराग्राफ नंबर 2 कि नो टू एंटिटीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव सेम सेट ऑफ accounting policies, but both of them should try to select those accounting policies so that their financial statements present true and fair view। अब आओ एक लिस्ट देखते हैं जो लिस्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है कि ये सब वो एरिया है जहां पे लोग डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं। बट प्लीज वो एक एग्जाम्पल है, वो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आओ उस लिस्ट को पढ़ते हैं, पैरा 2 को रीड करो। वन सेकंड, मैं जरा इसी पर कितना एग्जाम्पल दिया हुआ वहां पे, 6 नंबर। पहला वाला का नाम पढ़ो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जानते हो इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे आप 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अनदर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। लिखना मत, अभी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखो, आप एक एएस पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। थर्ड पढ़ो, आप एक एएस पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अब मैं आपको एक बड़ा बात बताता हूं, ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, एएस वाले लोग, जैसे मैं तो एएस फॉलो करता हूं ना, मैं तो इंडिविजुअल हूं। हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम और इन एएस वालों का अकाउंटिंग सिस्टम जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब एकदम जिसको बोलते हैं बहुत ही डिफरेंट है दोनों का पॉलिसीज इस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके। पर वो भी ट्रू एंड फेयर है और हम भी ट्रू एंड फेयर हैं। आंसर में फर्क होता है, सबको मालूम है। कॉमर्स है, साइंस नहीं है। कॉमर्स में एक सच नहीं होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग सच बोला जाता है, तो इट्स फाइन। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आप एक एएस पढ़ोगे, एएस 13। आगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप एक एएस पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। नेक्स्ट आप एक एएस पढ़ोगे, एएस 10। नेक्स्ट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आप एक एएस पढ़ोगे, एएस 29। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। ये जो 6 आपको एग्जाम्पल मिला, मैंने आपको 7 एएस के नाम बताए, अच्छा एएस के नाम बताए।
जब एएस नहीं आया था ना, अर्ली 1970s और उसके पहले की बात, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में बनना चालू नहीं हुआ था, अकाउंटिंग तो तब भी होता था, तब बिना एएस के होता था, तब अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से जिसको जो मन आया वो बना देते थे। एक चीज को ट्रीट करने का 15-15, 16-16 तरीका होता था। 12 तरीके से कोई चीज ट्रीट हो रहा है, 13 तरीके से, 10 तरीके से ट्रीट हो रहा है। तो दो फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना डिफिकल्ट होता था। होगा कि नहीं हमको बताओ? एकदम ही डिफरेंट तरीके से चीजें बनेंगी, कैसे आप कंपेयर कर पाओगे? जब एस बनना चालू हुआ ना, तो एस एक गोल के साथ बनना चालू हुआ। एस का पहला आइडिया ये था कि इतने सारे जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, हम उसको कम कर देंगे सो दैट कंफ्यूजन कम रहे। अगर कोई चीज को डील करने का 24 तरीका है, हम 5 में ले आएंगे, 3 में ले आएंगे। कोई चीज 10 तरीके से होता है, हम 2 तरीके से ले आएंगे उसको, हम 1 तरीके से ले आएंगे। अगर 1 तरीके से एक चीज ट्रीट होगा तो पूरी दुनिया एक जैसा ट्रीट करेगी, पूरा हिंदुस्तान एक जैसा ट्रीट करेगा। लेकिन कई बार ये होता है ना कि एक ही ऑप्शन देने से थोड़ा रिजिडिटी आ जाता है। जैसे सब बच्चों को मैं बोलूंगा तुम लोगों को पैंट शर्ट फॉर्मल ही पहनना पड़ेगा, एक तो रिजेंटमेंट आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ सर हम तो जीन्स ही पहनते हैं, हम तो टी शर्ट ही पहनता है, ये तो गलत है सर, ये तो दादागिरी है, आप तो पुराना एज में चले जा रहे हैं दादागिरी वाला में। इस तरह का रिजेंटमेंट आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो इंस्टीट्यूट ने ये फील किया कि नहीं, दादागिरी दिखा के काम नहीं होगा। अगर हमको लगता है कि मेरा पर्पज है ट्रू एंड फेयर व्यू लाना, हम एस बनाएंगे सो दैट एस फॉलो करने से ट्रू एंड फेयर व्यू आए। ट्रू एंड फेयर व्यू अगर 2-3 ऑप्शन से भी आता है तो हम 2-3 ऑप्शन पब्लिक को देंगे। लेकिन 30 ऑप्शन देने से क्योंकि कंफ्यूजन होता है और कंपेरेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो हम 30 ऑप्शन को 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन मेरा आइडिया क्लियर है कि हम नंबर ऑफ ऑप्शंस को रिड्यूस तो करेंगे ही करेंगे। तो धीरे धीरे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चालू हुआ तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कम होना चालू हुआ। मैं आपको एकदम आपके लायक एक तो बात सुनाता हूं। आप जब 10th 11th में या बीकॉम में या फाउंडेशन में पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है ना, कॉस्ट, मैं कॉस्ट एनआरवी विचएवर इज लोअर नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम सुना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। 5 तो आपने जरूर नाम सुना होगा। छठा एक नाम मैं सुनाता हूं, हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम पे, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ही फो। लास्ट इन फर्स्ट आउट सुना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुना है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट नहीं सुना होगा, पर हम लोग करते थे, हम लोग पढ़ते थे। अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जब AS2 को रिवाइज किया ना 1999 में, 1999 की बात बोल रहा हूं, तो 5-6 ऑप्शंस में से सिर्फ 2 ऑप्शन रखा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। बोला आइदर ऑफ द 2 फॉलो करो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। इतना सारा ऑप्शन का कोई जरूरत नहीं है। तो 11th 12th में आज भी आप लोग 6 पढ़ते हो, फाउंडेशन में आज भी 6 पढ़ते हो, लेकिन रियल लाइफ में आज के दिन सिर्फ 2 एग्जिस्ट करता है। जिनको एस फॉलो करना है उनको आइदर ऑफ द 2 में जाना ही पड़ेगा। तो एक तो बर्निंग एग्जांपल दिया आप लोग जिससे कोरिलेट कर पाओगे। तो ये जो मैं अपन लोग पढ़ रहे थे ना पैरा 2, इसमें जो आपने देखा ना 6 एग्जाम्पल, इस 6 एग्जाम्पल पे पहले बहुत 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 ऑप्शंस होते थे। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ ऑप्शंस को कट डाउन किया, उससे कॉम्पेरेबिलिटी, याद है ना फिनेंशियल स्टेटमेंट की 4 क्वालिटी होती थी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड कॉम्पेरेबिलिटी। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस रिड्यूस करने से कॉम्पेरेबिलिटी एनहांस होता है। तो ये इंस्टीट्यूट ने काम किया। बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द एरिया वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, but don't get worried. Different accounting policies will surely result in different profit ka figures and different asset ka figures. But till they present true and fair view, we have no problems. Got it? पैराग्राफ नंबर 3 में चले जाओ। ये कल मैं बोल दिया था, खाली हेडिंग नहीं दिया था।
मैं एक बार वापस से आपको बोलता हूं, आपको याद आएगा, फिर आप लोग बैठ के 3 को पढ़ना। 2 पढ़ लिए ना आप लोग? गुड। 2 का कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं। 2 बार क्वेश्चन आया है, 2 बार 2 नंबर पैरा पे लिखता है नेम 4 एरिया वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो 6 एग्जाम्पल में से आपको 4 का खाली नाम लिख देना है। तो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके 3 नंबर पैरा का मैं एक बार आउटलाइन फिर से देता हूं। आई गेव इट यस्टरडे, आई एम गिविंग इट अगेन। कल मैं बोल रहा था आपको कि ये बंदा मयंक, ठीक बोल रहा हूं, मयंक ये बिना अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़े बैलेंस शीट पीएल पढ़ता है और एक्स अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। और मी सुदर्शन सारा अकाउंटिंग पॉलिसी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लो पढ़ते हैं। हम वाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। बोलो विच विल बी ग्रेटर देन व्हाट? वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स। एकदम श्योर मानते हो ना आप? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये माना, पहले माना और लिखा कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी के नॉलेज के साथ अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यूजर अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े, अप्रिशिएट करे, अप्रिशिएट करना माने तारीफ करना नहीं, समझना, अगर अप्रिशिएट करे, उसका अंडरस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी बेटर, हायर, उसका डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज बी लॉजिकल, बेटर। तो फिर क्यों ना एंटिटी लोगों को बोला जाए आप लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो, क्योंकि आप अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप डिस्क्लोज करो, लोग पढ़ेंगे, पढ़ के बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे उनका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा, उनको लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एंटिटी के ऊपर जिम्मा दिया गया। पर पीछे बैकग्राउंड में क्या था? बैकग्राउंड में था पॉलिसी का नॉलेज होने से फिनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा से समझ में आता है। यह बैकग्राउंड मटेरियल है। फॉरवर्ड में क्या आया? हेलो एंटिटी, तुम अपना सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो। तुम डिस्क्लोज करोगे तो लोग उसको पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे तो लोग बैलेंस शीट को अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन था इज इट नेसेसरी टू डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज? आंसर था यस। पढ़ो 3 नंबर। कॉपी का नहीं बेटा, बुक का। डिप्रिसिएशन वाला SLM WDV ना, अब इसको एस्टीमेट बोला जाने लग गया है। पॉलिसी की जगह इसको एस्टीमेट नाम देंगे हम लोग। मैं AS10 पढ़ाऊंगा। 2 मिनट मुझे जाने दो, मैं तुमको बताऊंगा। पढ़ लिए? जल्दी यस नो बोलना है, गजब करते हो यार। पढ़ लिए ना? अब अपना अगला टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। मुझे बताइए क्या इसके बारे में बात हुआ है? बहुत अच्छा से ओपन अप करके बात हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होता है। 2 को तो मैं बहुत देर तक डिस्कस किया था, 1 पे तो सम भी बनाए थे, याद है? तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के नाम बताओ। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल। किस किस के बारे में हम बहुत ओपन करके बताए थे? गोइंग कंसर्न के बारे में और अक्रूअल के बारे में। यार एक खास बात बताए थे कि अगर कोई बंदा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करता है, हाँ, तो उसको ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम फॉलो
करते हैं, क्योंकि फॉलो करने में कोई खास बात नहीं है, हर कोई फॉलो करता है, तो बताने की जरूरत नहीं कि हाँ हम फॉलो करते हैं। या नहीं फॉलो करेंगे तो खास बात बनती है। तो एनीबडी हु इज नॉट फॉलोइंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, हाँ, दे मस्ट बी डिस्क्लोजिंग इट। ये बात हम क्लोज कर दिए थे। हाँ सर, कंसिस्टेंसी का अपने लोग बात नहीं किए थे, सो टुडे इज द टाइम टू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी। जब तो कंसिस्टेंसी का जो बात है ना, वो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर के है। पहला लाइन ये बोलूंगा मैं कि एन एंटिटी शुड बी कंसिस्टेंट so far as its accounting policies are concerned. सेम लाइन सेकेंड पैरा में बोलूंगा, an entity should consistently follow its accounting policies year after year. तीसरी बात सिमिलर लाइन पे बोलूंगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो, बहुत ज्यादा अर्जेंट भी हम ही डिफाइन करेंगे, हम मतलब AS1 हम ही बताएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं हो तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलना मत। डोंट चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज अनलेस एंड अनटिल इट इज हाईली वारंटेड। तो लोगों ने बोला हाईली वारंटेड कैसे, मेरे को तो चाहिए। बोला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो बोला कैसे? बोला इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाई एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देन चेंज इट। इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाई एनी स्टैट्यूट, एक्ट लॉ, चेंज इट। इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, चेंज इट। तीन चीजों में से कोई भी एक चीज अगर तुम्हें बदलने को बोले तो हम बोलेंगे द चेंज इज अर्जेंट, द चेंज इज मोस्ट वारंटेड, चेंज चाहिए। कौन कौन बोलेगा? या तो एस बोलेगा बदलो। क्या चीज बदलो? देख के बोलो, क्या चीज को बदलो? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलो। तो या तो एस बोलेगा हेलो सुदर्शन चेंज योर दिस फलाना वाला अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं समझे? या स्टैट्यूट बोलेगा सुदर्शन चेंज योर पॉलिसी। या मुझे खुद को लगेगा अर्लियर पॉलिसी इज नॉट हेल्पिंग मी टू प्रेजेंट माई फिनेंशियल स्टेटमेंट इन बेटर वे। फॉर माई फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड इन बेटर मैनर आई हैव टू चेंज माई दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो फिर चेंज करना अलाउड है, चेंज करेंगे हम। अब जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा, मैं बड़ा बात बोलूंगा अभी, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा, पहला बात क्या लिखा? रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होगा। सर रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? पूरा पीछे से, मतलब जिस दिन कंपनी पहली बार बनी थी ना, तब से चेंज को अडॉप्ट करा के वहां से आज का फिगर ला के आज के फिगर को रीस्टेट करना पड़ेगा। सर रीस्टेट माने बदलना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल मान लो पुरानी पॉलिसी से आपके स्टॉक का फिगर या आपके बिल्डिंग का फिगर 400 करोड़ था पुरानी पॉलिसी से। नई पॉलिसी से ये बिल्डिंग 700 करोड़ हो रही है, तो ये 700 करोड़ का वैल्यूएशन बिगिनिंग ऑफ द कंपनी से लाना पड़ेगा। हिसाब कर करके लेजर नया बना करके रफ में कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस। सो व्हेनेवर देयर विल बी ए पॉलिसी चेंज, द पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड, बोलो बेटा, द पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रो वर्ड आप लोग नहीं यूज करते हैं रे, चलो रेट्रो में देखते हैं। पुराना को नहीं बोलते रेट्रो, रेट्रो वर्ड यूज करते हो ना आप लोग, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव में जाना पड़ेगा। व्हेनेवर देयर इज ए कौन सा चेंज? पॉलिसी का चेंज। अगर एस्टीमेट चेंज होता है ना बेटा, मैं बताऊंगा पॉलिसी और एस्टीमेट का फर्क, ये मैं बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, आज इसका टाइम नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा बताता हूं। अगर एस्टीमेट चेंज होता है ना तो प्रोस्पेक्टिव। क्या मतलब प्रोस्पेक्टिव? आज ही से बस बदलाव को इंप्लीमेंट करो, पुराना फिगर चेंज करने की जरूरत नहीं है। 400 को 700 बनाने की जरूरत नहीं है, 400 से कंटिन्यू करो, आज से नया एस्टीमेट यूज कर लो।
So policy changes are always retrospective. Estimate changes are always prospective. मैं अभी आपको कौन सा चेंज पढ़ा रहा हूं? रेट्रोस्पेक्टिव वाला. कौन सा? पॉलिसी चेंज. टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग एस्टिमेट. आवर चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. मैं वापस आता हूं. मैंने बोला यहां से वापस, मैंने बोला एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कंसिस्टेंसी का. कंसिस्टेंसी का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहता है कि हेलो सुदर्शन अग्रवाल, बी कंसिस्टेंट सो फार एज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसर्न्ड. मैं बोला मतलब बताओ. मतलब सेम पॉलिसी विल बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, बट इफ द चेंज इज हाईली वारंटेड, इफ द चेंज इज अर्जेंट, देन यू गो एंड change it. Change must be applied retrospectively. Change must be required either urgent change किसको बोलेंगे? If it is required by, बोलो, a statute. If the change is required by an accounting standard, or if a change is required, कहाँ गया भाई? For better presentation. तो मैं चेंज करूंगा और रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट कर दूंगा. पर इसके साथ इंस्टीट्यूट ने 3 बात और बोला. पहला बात बोला चेंज करो, अर्जेंट रहेगा तो चेंज करना, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करो, फिर सुनो मेरी बात. हम बोले बोलो, अब बाकी रह गया क्या? बोला हाँ अभी बाकी है. बोला पहला बात, नोट्स में फैक्ट ऑफ द चेंज को डिस्क्लोज करो. किसको? क्या ये क्या चेंज कियो ये बताओ. नहीं पॉलिसी तो माने क्या चीज चेंज किसे मैं बोलूंगा कि मेरे को बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आई हैव चेंज्ड माय रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी फ्रॉम ट्यूशन फीस फ्रॉम कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड टू प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. मैं पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इनकम लिखता था ना, अब मेरा जितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट होगा हम उतना परसेंट इनकम लिखेंगे. अगर मेरा इस ईयर एंड में 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं 40% इनकम पीएल में लिख दूंगा. तो मैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट से परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में शिफ्ट हो गया. तो ये पूरा बात बताना पड़ेगा. 2 और सुनो, दूसरा बात, इस चेंज के कारण आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से आइटम में कितना फर्क पड़ा, अगर वो अमाउंट निकाल पाते हो तो वो अमाउंट भी बताना पड़ेगा. Say this in English. The impact of the change in any item of your financial statements, then that impact should also be disclosed. खाली फैक्ट बताने से नहीं होगा कि क्या बदला, यह भी बताना होगा कि उस खाने उसको बदलने के कारण आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट के किस आइटम के वैल्यू में कितना चेंज आया, असेट के वैल्यू में क्या चेंज आया, अमाउंट पीएल के वैल्यू में क्या चेंज आया, नेट प्रॉफिट में क्या चेंज आया. जिसमें भी चेंज आया उस अमाउंट को भी बतलाना पड़ेगा. तीसरी बात एक और बोला अगर अमाउंट किसी तरीके से एसर्टेनेबल नहीं है, हालांकि ये भी बोला आज के कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता कि कोई अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं हो. लोग धरती से चांद का दूरी तो एग्जैक्ट किलोमीटर के मेजरमेंट में बता देते हैं कि इतना किलोमीटर है. उनको बोलोगे सेंटीमीटर में ना, साला सेंटीमीटर में बता देगा ये लोग. तो आप ये छोटा सा अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे पॉलिसी का चेंजेस का? बोलो हाँ निकाल लेंगे. तो इंस्टीट्यूट ने बोला अगर बाई चांस अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है तो ये बात बता देना कि अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है. लेकिन अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है, इस बात को बताने के चक्कर में यह बताना मत भूलना कि बदलाव किस में हुआ था. डोंट हाइड द फैक्ट ऑफ द चेंज इफ अमाउंट इज नॉट एसर्टेनेबल. फैक्ट ऑफ द चेंज बताओ, साथ में यह भी बताओ कि अमाउंट कितना बदला. अगर अमाउंट नहीं बता पाते हो तो फैक्ट मत छुपाओ, पर यह बताओ कि हम अमाउंट नहीं निकाल पाए. हम ज्यादा बोल दिए या तुमको समझ में आया या नहीं आया? हम क्वेश्चन पूछ के बाद हम चेक कर लेते कि तुमको आया कि नहीं समझ में. मैं जरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं.
एक कंपनी ने ना इनकम रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल चेंज किया, इनकम रिकॉग्निशन का पॉलिसी, और वो बोल रहा है इससे कौन सा अमाउंट कितना चेंज हुआ हम नहीं बता पाएंगे, पर वो चेंज कर दिया। अमाउंट वो नहीं बता पा रहा है कि किस अमाउंट में कितना फर्क पड़ा। उसको क्या क्या बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो, कौन हाथ उठा के बोलो, कौन बोलेगा। आप समझे हो ना? गुड गुड, चलो आप बोलो बेटा, क्या नाम आपका, बोलो। हाँ, मैंने इनकम रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल को चेंज किया, माने पॉलिसी के चेंज का फैक्ट बताना पड़ेगा। ये जो बात है ना, माने इंग्लिश लिखना है, वहां पे फिगर लिखना नहीं है, खाली इंग्लिश लिखना है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ये लिखना पड़ेगा, द इंपैक्ट ऑफ द चेंज कुड नॉट बी एसरटेन्ड। क्या बोलना पड़ेगा? द इंपैक्ट ऑफ द चेंज कुड नॉट बी एसरटेन्ड। आप समझ गए पूरा बात, द एंड। सेकेंड क्वेश्चन, और एक कंपनी था, उसने पॉलिसी चेंज किया, और वो बता पा रहा है कि उसका ना एक एक्सपेंस है, वो 40 लाख की जगह 70 लाख हो गया, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 30 लाख से गिर गया, और उसका एक असेट का अमाउंट है वो 30 लाख से गिर गया। असेट का नाम है बिल्डिंग। इसको क्या बताना होगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये सब कुछ बता पा रहा है। हाँ, इसका सब कैलकुलेटेबल माने कंप्यूटेबल है। अभिषेक बोल। हाँ, फैक्ट ऑफ द चेंज तो हमेशा ही बताना पड़ेगा, हर आइटम में। एक्सपेंस में कितना चेंज पड़ा, नेट प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, असेट में कितना चेंज हुआ, वो भी नाम के साथ। बिल्डिंग का आइटम में, प्लांट एंड मशीनरी में, नेट प्रॉफिट में, माने आइटम के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अब आइए लास्ट बात, एकदम आखिरी। अगर हम कोई चेंज लाया, ठीक है, करेंट ईयर में उसका कोई मटीरियल इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मटीरियल इंफॉर्मेशन बताना है। इमटीरियल बात बता करके जबरदस्ती फिनेंशियल स्टेटमेंट को 600 पेज का बनाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो मटीरियल बातें हों, जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, उनको बताओ। छोटा छोटा बहुत सारा बात बताने का कोई सेंस नहीं है। तो क्या हुआ ना, मैंने चेंज किया और मेरे ना फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर मुझे मालूम है आने वाले सालों में पड़ेगा। तो करेंट ईयर में मैं फैक्ट को छुपा सकता हूं क्या, कि ये तो मेरे को बताना ही पड़ेगा? हाँ, ये तो आपको हमेशा ही बताना पड़ेगा। और अच्छा होगा अगर आप ये भी बता दें कि भाई करेंट ईयर में कोई मटीरियल इंपैक्ट नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट in the coming years there will be some material impacts in various incomes, expenses, assets and liabilities। ये वाला बात भी लिख दो तो बढ़िया, ये लास्ट वाला बात नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि एएस ने ये लास्ट वाला बात मांगा नहीं है। हाँ, ये जरूर बोला, फैक्ट को छुपाइएगा मत, इस बात पे छुपिएगा मत कि भाई इंपैक्ट तो है नहीं तो चलो फैक्ट भी छुपा लें। हेलो, दो दोस्त, तुम और तेरा दोस्त, हाँ, लड़ मरे बाहर, दोनों एक दूसरा को कूट काट दिया, लेकिन चोट नहीं लगा किसी को भी। प्लीज सुनो, चोट नहीं लगा किसी को भी। घर पहुंचा, बाप पूछा कुछ, चोट चाट तो लगा नहीं, दैट इज इंपैक्ट। फैक्ट तो बताओ कि सर संजय के साथ आज लड़ाई हो गया पापा, जोरदार मारपीट हुआ, चोट चाट ज्यादा नहीं लगा है। तो फैक्ट बताइए, भले इंपैक्ट मटीरियल ना भी हो, पर हाँ डर है कल संजय जरूर मारेगा, तो दैट इज कॉल्ड द इंपैक्ट विल बी देयर इन द फ्यूचर। बट एनीवे, डिड यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ? चलो पैराग्राफ नंबर 4 को टिक लगा दो और पैराग्राफ नंबर 7 को टिक लगा दो। अच्छे से दोनों पैराग्राफ को रीड करो।
नंदिनी शर्मा जी, अब आपको समझ में आ गया फैक्ट ऑफ द चेंज, या कोई और एग्जाम्पल लेके समझाऊं? वन मोर एग्जाम्पल, ओके, आई एम टेकिंग इट। तब तक आप रीड कर लो दोनों पैराग्राफ को, 4 और 7 को। पढ़ लिए पूरा? एक एक वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया ना? कि कोई डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ में आया हो तो? अच्छा, एक बच्ची है वहां पे जूम क्लास में, उसने बोला सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं समझ गया ये बात कि उसको ना अमाउंट वाला एग्जाम्पल चाहिए। बच्चों को कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारा वो ग्रामर, इंग्लिश और वर्ब और वोकैबुलरी के साथ ज्ञान दोगे ना, वो नहीं समझ पाते बेचारे। उनको 4-5 फिगर वर्क दे दीजिए, वो बच्चे उस चीज को कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। मेरा ना स्टॉक वैल्यूएशन प्रिंसिपल मैं पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट पे था। पहले जब मेरे ऊपर एएस एप्लीकेबल नहीं हुआ था ना, तो मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट पे था, पहले सब चलता था। अब मेरे को ना फीफो पे जाना पड़ा। फीफो वेटेड एवरेज में एक ऑप्शन था मेरे पास, एएस बोल रहा चेंज करो। एएस बोलता है ना फीफो या वेटेड एवरेज पे जाना होगा, तो मैं फीफो पे गया। अब मेरा स्टॉक ना, अगर मैं लीफो पे जाता ना, मैं बदल लिया, अगर मैं लीफो पे जाता तो 400 करोड़ होता। मैं फीफो पे गया ना, तो मेरा स्टॉक 510 करोड़ हुआ। पहले आप मानो कि अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता। आपने ही देखा होगा, सेम सम, फीफो का अलग, लीफो का अलग, वेटेड एवरेज का अलग आंसर आता है। स्टोर्स लेजर के सम में सर लोगों ने कई बार सेम सम को 2-3 मेथड से करवाया होगा, सब में अलग अलग आंसर आता, आपने देखा होगा। तो मेरा ये आंसर आया। अब मेरे को क्या क्या बताना हो? अच्छा, पहले आप मानते ये हो सकता है। अब मुझे क्या बताना होगा? मैं पहले लिखूंगा कि द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स स्टॉक वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट फ्रॉम लास्ट इन फर्स्ट आउट टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हुआ फैक्ट ऑफ द चेंज। 2, ड्यू टू दिस माई क्लोजिंग स्टॉक इज नाउ वैल्यूड एट 510, full stop. If the old method of LIFO was followed, my stock would have been 400 crore. Therefore, my profit has gone up by 110 crore. Profit has gone up word क्यों बोला? क्यों बढ़ गया? चेंज मत बोलो, अच्छा वर्ड बोलो। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड में रहता है? क्रेडिट साइड में। बोलो, डरता क्या है? ये सब तो आता ही है रे बाबा। जहां तुम्हारा फोर्टे, जहां तुम स्ट्रांग है, फट से बोला करो। नया चीज हम लोग सिखा ही रहे हैं। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में रहता है, तो प्रॉफिट बढ़ गया, आपने ये भी बता दिया। स्टॉक बैलेंस शीट में बढ़ गया, आपने ये भी बता दिया। स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ा है और प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा है, आपने बता दिया। तो फैक्ट ऑफ द चेंज एंड इंपैक्ट ऑफ द चेंज इस तरीके से, पोलाइट तरीके से बताया जाता है। मैं एक बार वापस से सेंटेंस बोलता हूं। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स
stock valuation principle of cost ascertainment from LIFO to FIFO, full stop. Due to that, currently our stock is measured at 510 crore, full stop. If the old method was followed, our stock would have been 400 crore. Therefore, the profit has gone up by 110. आप ये भी पूछ सकते हो, सर आपको तो बोलना चाहिए प्रॉफिट विल गो अप, विल गो अप नहीं, चेंज करके ना बैलेंस शीट बनाए हैं, चेंज करके ना पीएल बनाए हैं, पीएल बना करके ना नोट्स लिख रहे हैं, बोलो हाँ। इसलिए मैंने वर्ड बोला हैज गॉन अप, विल गो अप मैंने नहीं बोला, हैज गॉन अप बोला, क्योंकि इंपैक्ट क्या पड़ा है वो बताना है, तो मैं बता दिया। इस तरह से नोट्स बनाना पड़ता है। अब तुम देखो बेटा, इस तरह का नोट्स बनाने से सामने वाला जो यूजर होता है वो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, यस और नो। वो ये भी समझ जाएगा ओ ये 110 करोड़ का इनकम बार बार होने वाला नहीं है, ये अभी पॉलिसी चेंज हुआ है उसका इंपैक्ट है। आगे जब हर एक बार ये फीफो होगा तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जैसा आना चाहिए वैसा ही आएगा। तो इस तरह का नोट्स बनाना और क्या। अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ लीजिए, जो हम कल पढ़ा दिए थे, रीडिंग नहीं हुआ था इसका, रीडिंग कर लीजिए। वी आर इन द 4th क्लास और 5th क्लास, आज 5 नंबर क्लास में हम लोग। हाँ तो आज तो नहीं, कल की क्लास से पीएल बैलेंस शीट बनने लगेगा। एक पीएल बैलेंस शीट हमने बनाया है गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न का, कल से हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के पीएल बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन लोगों को ये 5 दिन बोरिंग लगा होगा, कल से आप लोगों के लायक क्लासेस चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये 5 क्लास बोरिंग लगा है तो आप खतरे में हो। खतरे में हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पूरा ऑडिट में, पूरा EISM में, पूरा लॉ में, पूरा टैक्सेशन में 400 मार्क्स, इससे गंदा वाला थ्योरी सुनने मिलेगा। नहीं समझ रहे हो? तो बेटा इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। You can't hide, you have to face it. पढ़ लिया बेटा? मैं आखिरी बात बोलूं अपना, और उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन 10 मिनट का, जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर होगा। आप बुक देख के क्वेश्चन आंसर करोगे। हाँ, पहले मेरा एक आखिरी बात, पिछला 5 दिन से हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं क्लास में, तो 2-2.5 घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं। कल ब्रेक के बाद और अभी तक ये 40-45 मिनट हमने डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा। ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। हाँ, आपने ये पढ़ा है या आपने ये पढ़ा है, ये आपको चॉइस करना है। फिर हम अपना आखिरी पैराग्राफ बोलेंगे। क्या हमने ये पढ़ा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जैसा बनाने का मन है बनाओ? सुनो तो से, पूरा बोल तो लेने दे। मैं इतना बात बोलूंगा फिर ना हाँ बोलना है बे, इतना सारा बात मुझे बोलना है, पूरा बात तो बोल लेने दे। क्या आपने ये पढ़ा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जैसा बनाना है बनाओ?
और लास्ट में एक अच्छा सा डिस्क्लोजर दे दो। गलती करना है आप गलती करो, डिस्क्लोजर दे दो। या आपने ये पढ़ा, नहीं पहला रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनाओ, और उसके बाद वो ट्रू एंड फेयर वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको अच्छा से समझ में आए, उसके लिए जितना अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना है, जैसे भी लोगों को बेहतर समझ में आए उस तरह की सारी बातों का डिस्क्लोजर करो। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोल बे, बोला डेबिट साइड। सेकेंड वाला हम लोग पढ़े हैं ना। लास्ट पैराग्राफ क्या बोलता है मालूम बेटा? लास्ट पैरा बोलता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कभी नहीं बोलता कि गलती करो और बाद में डिस्क्लोजर दे दो, ऑडिटर तुमको ट्रू एंड फेयर का सर्टिफिकेट दे देगा। नो, सच बोलने का सर्टिफिकेट नहीं है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसका सर्टिफिकेट मिलना है। तुम बाहर बैठ के सच बोल रहे हो, हाँ मैंने सब कुछ गलत किया, नहीं समझे बात को, बोला ये हम बता दिए, तो तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर कैसे हो गया? तुम ट्रू है और हमको सर्टिफिकेट देना फिनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने का। यू गॉट द पॉइंट? सो गलती करके सॉरी बोलना सल्यूशन नहीं है, सही करके सब कुछ बताना सो दैट लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए, ये सच है। क्लियर? इसको इंग्लिश में उन्होंने बोला डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी, रेमेडी दवाई, सॉल्यूशन। डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी टू रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लास्ट पैराग्राफ रीड करो। देखो तो सब अलग अलग क्वेश्चन है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा है बेटा, हैंडराइटिंग बहुत गंदा हुआ है। 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम, रुको मेरे पहले पूरा बात बोलने दो। 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के नाम, 4 ऐसे एरिया के नाम जहां पे लोग अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, 3 वजह जिसकी वजह से लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज बदलते हैं, 4 फैक्टर जो लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में कंसीडर करना चाहिए। सबके आंसर अलग अलग है कि मैम जिसको बोलते हैं मिक्स है, सब अलग क्वेश्चन है ना। चलो देख के आंसर दो, मुझे दुख नहीं है, और बिना देखे बोलोगे आई विल बी मोर हैप्पी। पहला दिन आप देख के भी दे सकते हो। 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ जरा, बोल बेटा क्या नाम तेरा? आकाश, बोल, बैठ के बोल बेटा। नो, आप लोग कभी खड़ा होने का जरूरत नहीं, ऐसे बैठ के जवाब दीजिए। सुन ला फटाफट फटाफट। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के नाम, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूअल। 4 ऐसे एरिया जहां पे लोग अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग क्या नाम उसका, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में फीफो वेटेड एवरेज करते हैं ना लोग। 3 रीजन जैसे लोग अकाउंटिंग पॉलिसी बदलते हैं, अगर एस बोले तो, स्टैच्यूट बोले तो, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें अगर लगे तो। 4 फैक्टर जिसको कंसीडर करके अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया जाता है। सर कोर तो ट्रू एंड फेयर है, उस ट्रू एंड फेयर को लाने के लिए प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी, ये एक तरह का रिवीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का।
ओके, पेज पलटिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए पहला लाइन कितना सुंदर लिखा है, 1970s की ये बात है, पढ़िए। जो बात मैंने रॉ तरीके से बोला वो सुंदर तरीके से लिखा है, देखिए। रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड। मैंने क्या बोला था, 1970 के पहले एक एक चीज को ट्रीट करने का 40-40, 20-20, 15-15 ऑप्शंस होता था, उसको हार्मोनाइज करना जरूरी था। पहले इंस्टीट्यूट ने इस चीज को माना, भाई साहब ये जरूरी है, नहीं तो कंपेरेबिलिटी की 12 बजी हुई है। आगे, गिव द एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज। जो अभी मैंने भी एक ये वाला क्वेश्चन पूछा था, 4-5 एरिया का नाम दे दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो गया और क्या। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज ओवर और फ्रेमवर्क का डिस्कशन भी कंप्लीट होता है। हम लोग एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रैक्टिकल है। कौन सी बुक लेके आओगे बोलो तो कल से? सिंगल एंट्री वाला आप देख लेना, सिंगल एंट्री वाला बुक लेकर के आना है। अभी 10 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक है, चैप्टर चेंज कर रहा हूं तो इसलिए ब्रेक दे रहा हूं। चलो 10 मिनट्स में मिलते हैं। आज बुक नहीं चाहिए प्लीज, हाँ आज का